गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ 12 पिकोफैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर हैं, 12 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज across a battery of 50 volt. So it means it is like this: capacitor 1, capacitor 2 connected in series across a battery of 50 volt and ये कैपेसिटेंस C1 है 12 पिकोफैरेड, कैपेसिटेंस C2 is also 12 पिकोफैरेड। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। अभी आपको यहाँ पे बताना है कितना एनर्जी इस पूरे सिस्टम में यहाँ पे स्टोर है। हाउ मच एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हाफ CV स्क्वायर का, क्योंकि हमें वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 50 वोल्ट, और हम इन दोनों कैपेसिटर्स का नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं। सो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं इन दोनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो वी राइट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। सो दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हो तो मैंने आपको बताया था कि आप इनका इक्विवेलेंट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड दोनों का सम। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर्स क्या हैं, 12 पिकोफैरेड के हैं, तो आप इक्विवेलेंट निकालोगे 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 12 प्लस 12 करके, और यहाँ से आपका सीरीज में इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 प्लस 12 सॉरी 24 हो जाएगा। सो 12 into 12 divided by 24 and this is equal to 6 picofarad। अब हम एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे। सो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस केस is now given by formula half total capacitance into voltage square, half CS की वैल्यू हो गई 6, पिको मीन्स -12 इंटू वोल्टेज। देखिए यहाँ पे वोल्टेज है 50 वोल्ट, तो यहाँ पे आप 50 का स्क्वायर कर देंगे विच इज़ 2500। सो नाउ इट इज़ 3 इंटू 25 इज़ 75 इंटू 10 रेज टू पावर -10, और एनर्जी का यूनिट आप लोग जानते हैं, एनर्जी यूनिट इज़ जूल। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड 75 into 10 raised to power -10 joule. Now second question is, if this were connected in parallel across the battery, how much energy will be stored in this combination। अभी अगर यही दोनों कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में अरेंज कर लेते हैं तो इनमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इनका पैरेलल अरेंजमेंट। ये हो गए हमारे पास ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में अरेंज अक्रॉस दिस बैटरी, ठीक है। अब ये C1 कैपेसिटेंस है 12 पिकोफैरेड, और यहाँ ये C2 कैपेसिटेंस है ऑल्सो 12 पिकोफैरेड, और ये बैटरी है हम लोगों के पास 50 वोल्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी स्टोर्ड। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड में पिछले केस में यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज लिया, ऐसे यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल लेना होगा। सो चलिए कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज C पैरेलल इज C1 प्लस C2, क्योंकि जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो हम दोनों कैपेसिटेंस को वहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो ये C1 प्लस C2 हो जाता है।
सो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ थी बच्चों 12 और 12 हमारे पास ऐड होके यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगी 24 पिकोफैरेड, और पिकोफैरेड को हम फैरेड में चेंज करने के लिए -12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा एनर्जी स्टोर्ड का। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू हाफ CP इंटू वी स्क्वायर। अभी CP क्या है? CP है यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो इट इज़ हाफ CP विच इज़ 24 इंटू 10⁻12 इंटू वोल्टेज V। सो वोल्टेज है बच्चों यहाँ पे हमारे पास 50, सो V स्क्वायर इज़ 2500। ठीक है, तो यहाँ इससे हम कैंसिल कर देंगे 12। सो नाउ इट इज़ 12 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻10 जूल। दिस इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपेयर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है। यहाँ पे पैरेलल में एनर्जी ये आ रही है, देखिए पीछे सीरीज़ में हमारे पास 75 इंटू 10⁻10 था, यहाँ 12 इंटू 25, 75 से तो ज़्यादा ही होगा ये। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड सीरीज़ कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होती है। सो हम लिख देते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन energy stored is always greater than series combination। ठीक है, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एनर्जी स्टोर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? If another capacitor of 6 picofarad is connected in series with it, with the same battery connected across the combination, find the charges stored and potential difference across each capacitor। देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery and how much energy is stored in the combination। हमें ये कॉम्बिनेशन में एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, आपको एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना होगा। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इज़ गिवन बाय स्टेप नंबर 1 पार्ट नंबर 1 सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड is given by formula half CV square, half into C is 12 into pico -12 into voltage 50 2500। so this is the value of energy stored in the कैपेसिटर इन दिस फर्स्ट केस। अब देखिए सेकंड केस में हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ एनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिकोफैरेड इज़ कनेक्ट इन सीरीज विद इट, यानी इस 12 पिकोफैरेड के साथ अब इस 6 पिकोफैरेड को हम लोगों ने सीरीज़ में लगा दिया। तो भाई ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर था, उसके साथ एक 6 पिकोफैरेड का सीरीज़ में लगा दिया और फिर इसको 50 वोल्ट सेम बैटरी से ज्वाइन कर दिया, मतलब ये ऐसे 50 वोल्ट की बैटरी लगा दी होगी। फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब हमने एक सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर हमने बैटरी यूज़ की है वही सेम 50 वोल्ट की। ये हमारा जो पहला कैपेसिटर है ये 12 पिकोफैरेड का है और ये हमारा जो दूसरा कैपेसिटर है ये 6 पिकोफैरेड का है। टोटल वोल्टेज 50 है। हमें कैलकुलेट करना है चार्ज,
और हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा बच्चों। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि ये दोनों यहाँ सीरीज में हैं तो क्लियरली आप इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। दोनों कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करो और दोनों को सम करो। सो 12 इंटू 6 डिवाइड 12 प्लस 6 इज 18। सो ये देखो, ये 4 पिको फेरेड का इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब आप क्या करो, इन दोनों कैपेसिटर्स को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दो जिसकी वैल्यू 4 पिको फेरेड ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पिको फेरेड का इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। देखो बच्चों, अब हमारे को ऐसा करने से क्या समझ आ रही है बात, ये हमारी टोटल वोल्टेज हो गई है, ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया। सो सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, यानी टोटल चार्ज यहाँ पे कितना होगा, उस टोटल चार्ज की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो उसको हम स्टेप नंबर 2 यहाँ डाल देते हैं। चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी यहाँ पे ले लेते हैं हम। तो इसके लिए बच्चे फॉर्मूला लगाना होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी एंड C मल्टीप्लाइड V इज इक्वल टू क्यू। अभी देखिए, आपके पास C की वैल्यू है 4 पिको फेरेड, वोल्टेज की वैल्यू है 50, 4 इंटू 50 200, और यहाँ पे यूनिट हो जाएगी बच्चों मेरे पास 200 पिको कुलाम, क्योंकि वो पिको में था ना, तो ये पिको में ही चलती रहेगी ये यूनिट। तो ये मेरे पास चार्ज आ गया जो चार्जेस बैटरी ने सप्लाई किया। देखो यहाँ पे, अब क्योंकि ये C1 C2 सीरीज में है तो यही चार्ज C1 पर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सीरीज में चार्ज जो होता है वो दोनों कैपेसिटर पे सेम रहता है। तो यही वाला आपका चार्ज Q1 भी बन जाएगा, Q2 भी बन जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। इसलिए हमें पता लग गया कि जो चार्जेस बैटरी ने सप्लाई किया वही चार्ज C1 और C2 पर अपीयर हो गया। चलिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। सो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। अब बच्चों फिर से हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, फॉर्मूला हमें यही यूज़ करना है, C इज़ Q बाई V। बस अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें लिख देना है Q बाई C। तो अगर हमें C1 पर पोटेंशियल निकालना है ना, हमें क्या करना पड़ेगा कि उस C1 पर चार्ज लेना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उसकी कैपेसिटेंस से। सो देखिए, पिछले स्टेप में हमारे पास C1 पर चार्ज आ गया टोटल 200 पिको कुलाम का, और इसकी कैपेसिटेंस है 12 पिको फेरेड की। सो ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट करिए यहाँ पे, 200 पिको कुलाम डिवाइड 12 पिको फेरेड। बच्चे पिको से पिको कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जिसका सिंबल होगा V1। सो V1 इज़ 200 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। और इस तरह से आप C2 पे निकाल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 is V2, दिस इज Q2 डिवाइड C2। तो चार्ज तो उस पर भी सेम ही आ रहा है बच्चे, 200 पिको कुलाम का आ रहा था, लेकिन आपकी जो कैपेसिटेंस है सेकंड केस में वो 6 पिको कुलाम की हो गई है। सो यहाँ पे कैपेसिटेंस ले लीजिए 6 पिको कुलाम के लिए। पिको कुलाम से ये पिको कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ फेरेड है, पिको से पिको कैंसिल हो जाएगा। सो अब आपके पास जो वोल्टेज आ रही है वो 200 डिवाइड 6, ये वोल्टेज आपके सेकंड कैपेसिटर पर अपीयर हो जाएगी, ये फर्स्ट पर। चलिए एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एनर्जी स्टोर निकालना था। दूसरे स्टेप में उसने बोला कि 12 पिको फेरेड को हमने 6 पिको फेरेड के साथ सीरीज़ में जोड़ दिया है 50 वोल्ट बैटरी के साथ। तो आप बताओ यहाँ पे दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना है।
तो हमने क्या किया, हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, हमने C1 C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन से टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने से क्या बेनिफिट होता है कि हम ना इन दोनों कैपेसिटर्स को यहाँ एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर पाते हैं, एक सिंगल कैपेसिटर से, ठीक है। और जब हमारे पास एक सिंगल कैपेसिटेंस और एक वोल्टेज की वैल्यू आ जाती है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। अब यहाँ टोटल चार्ज निकला। अब जितना टोटल चार्ज इस बैटरी ने सप्लाई किया वो वही चार्ज इस C1 और C2 पे अपीयर होगा, क्योंकि C1 C2 यहाँ पे कैसे अरेंज्ड हैं, सीरीज़ में, और सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है, इसलिए। चलिए, इसके बाद हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए हमें क्या करना है, C1 पर निकालना है तो Q1/C1 और C2 पे निकालना है तो Q2/C2। बस वो दोनों वैल्यूज़ डालनी है, सिंपली डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में दिया जाता है, काफ़ी हद तक ये आ सकता है पेपर में। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B in this combination given below. Each capacitance is of 2 microfarad. Okay. So बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है A और B पॉइंट के क्रॉस। तो समझिए, मान लीजिए A आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और B आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो A से करंट आता है और ऐसे जा रहा है यहाँ पे करंट, ठीक है। इससे क्या होगा, C1 की पहली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। करंट इस P पॉइंट पे पहुँच के डिवाइड हो जाता है, कुछ C2 में से जाता है, कुछ इस नीचे वाले पाथ से चलते 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 यहाँ पहुँचता है। चलिए, तो अब अगर हम C2 को देखें, C2 में करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसमें पहली प्लेट पॉजिटिव लेनी है हमें, दूसरी नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया करंट पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जाता है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गई। चलिए, अब यही करंट R पॉइंट पे पहुंचता है तो डिवाइड हो जाता है, कुछ इस ऊपर वाले पाथ से चला जाएगा, कुछ इस C3 में से जाएगा। अब इस C3 में से जाएगा तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे C3 की ये पहली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और यहाँ पे ये दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और अब हम बात करते हैं C1 की, तो C1 की ये पहली प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी और ये दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी। और फिर करंट ऐसे B की तरफ जा रहा है तो यहाँ C5 की ये पहली प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी और दूसरी नेगेटिव होगी। अब बच्चों, आप इन तीन कैपेसिटर्स के ऊपर फोकस करिए, C1, C2 और C3। आप क्या देखेंगे, C1, C2 और C3 किस तरह से यहाँ पर अरेंज्ड हो रहे हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, इसको मैं एक बार दोबारा डायग्राम में दिखाता हूँ आगे। देखिए, एक यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 कैपेसिटर हैं, तो इसका एक बार हम दोबारा डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये 5 कैपेसिटर्स ऐसे अरेंज्ड हैं, ये C1, C2, C3, C4, C5, ये हो गए 5। चलिए, ये C1 है, C2, C3, C4, C5, ये है A पॉइंट और ये है मेरे पास बच्चे B पॉइंट, जिसमें मुझे इक्विवेलेंट निकालना है। अब अगर आप ऐसे ध्यान दो तो ये सारा तो सीरीज में है, सीधी एक लाइन में लगे हुए हैं ये, लेकिन उसने क्या किया, C1 C2 के बीच में से एक वायर C3 C1 के बीच में, C3 C4 के बीच में जाकर जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ से C1 C3 से एक वायर इनके बीच में जाकर उसने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे, C1 से यहाँ पर एक वायर ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसका नाम रख दिया P पॉइंट और इसको कह दिया सपोज QR। और फिर ऐसे ही देखो बच्चे, एक वायर यहाँ से C2 C3 के बीच में से जाकर ज्वाइन हो रही है C4 C5 के बीच में, ठीक है। तो इसे बनाते हैं,
देखिए C2 C3 के बीच में से एक वायर यहाँ पे ऐसे जाकर ज्वाइन हो रही है C4 C5 के बीच में। अब अगर आप ध्यान से अब ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों आपके ये तीन कैपेसिटर्स C1 C2 C3 ये तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में अरेंज हो गए हैं। अब आप कहोगे सर पैरेलल में कैसे अरेंज हो गए? तो चलिए पैरेलल में ऐसे अरेंज हो गए, ध्यान से देखना बच्चों। C2 कैपेसिटर की एक प्लेट जिसको मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, देखिए ये P पॉइंट पे कनेक्ट हो गई है, ठीक है। C2 की एक प्लेट कहाँ पर आ गई? P पर आ गई, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चे, C3 की ये वाली प्लेट भी इस वायर के थ्रू पास होते होते, देखिए जिसको मैं रेड से हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ, देखिए ये भी P पे आकर जुड़ गई, यानी दोनों की प्लेट एक P पे है। चलो ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि ये जो C4 की एक प्लेट है ये भी इस Q वाले पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू आते आते इस P पॉइंट पे जुड़ी हुई है। यानी बच्चों C2 C3 और C4 तीनों की एक एक प्लेट इस तरह से अरेंज्ड है कि वो P पॉइंट पर आ रही है। अच्छा, और दूसरी तरफ ध्यान दो, देखो C2 की जो दूसरी प्लेट है, आप ध्यान दो C2 की ये दूसरी प्लेट कहाँ जाकर कनेक्ट हो रही है? देखो इस वायर के थ्रू, इस येलो को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उस वायर के थ्रू ये चलते चलते यहाँ पे आ रही है। मान लो इस पॉइंट का नाम S है, तो यानी S पे आ रही है। अच्छा देखो अब C4 की ये वाली प्लेट भी डायरेक्टली S पे आ रही है, सीधी सीधी। अच्छा, और देखिए C3 की ये वाली प्लेट भी इस वायर के थ्रू होते होते कहाँ पे पहुँच रही है? S पे। यानी कि बच्चों S पॉइंट पर, P पॉइंट पर और S पॉइंट के अक्रॉस हमारी ये तीनों कैपेसिटर C2 C3 और C4 पैरेलल में अरेंज्ड हैं। यानी मैं इस पूरे सिस्टम का ऐसा एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकता हूँ। आप ध्यान देना, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो ये C1, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक पॉइंट P, ये मैंने C1 ड्रॉ करा। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पॉइंट S, ठीक है। अब जो मेरा C2 है, देखो उसकी एक प्लेट P पर समझाई मैंने, एक प्लेट कहाँ जा रही है? S पे, तो मैं उसको ऐसे बना सकता हूँ, ये देखो ऐसे, ये C2 हो गया, उसकी एक प्लेट P पे एक प्लेट S पे। अब तो मेरा C3 है, देखो मैंने आपको क्या समझाया, उसकी एक प्लेट यहाँ पे S पे जा रही है और एक प्लेट P पे आ रही है, तो ये C3 के लिए भी हो गया ऐसी, C3 की एक प्लेट P पर और एक प्लेट S पर। और जो मेरा C4 है यहाँ पर, उसकी भी एक प्लेट S पर है और दूसरी प्लेट यहाँ से ऐसे घूमते घूमते P पर आ रही है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे बना देते हैं कैपेसिटर C4 कि इसकी भी एक प्लेट P पर है और एक प्लेट S पर है। देखिए S के बाद ये C5 कैपेसिटर जोड़ा हुआ है, तो ये जोड़ देते हैं हम आगे C5 कैपेसिटर और इसको ले लेते हैं B पॉइंट। तो बच्चों आप इस तरह से समझ पाएंगे इस पूरे सर्किट का ये एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें क्लियरली C2, C3 और C4 पैरेलल में अरेंज्ड हो जाते हैं। तो अगर ये तीनों पैरेलल में अरेंज्ड हैं और हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है ईच कैपेसिटेंस इज ऑफ 2 माइक्रोफेरेड, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले C2, C3 और C4 का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पॉइंट में हम C2, C3, C4 का इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ एडिंग लिखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ C2, C3, C4। बहुत सिंपल है, दोनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है, तो ऐड करेंगे हम C2 प्लस C3 प्लस C4 और ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इज 6 पिकोफैरेड इनका इक्विवेलेंट आ गया। अब बच्चों जब भी आप लोग इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो आपको करना ये होता है उन तीनों को जिनका आपने इक्विवेलेंट निकाला है उनको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देना होता है, ठीक है। तो अभी मैं C2, C3, C4 की जगह एक कैपेसिटर लगा दूंगा जिसकी वैल्यू 6 पिकोफैरेड के बराबर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे पहले मेरा C1 लगा हुआ था, फिर मेरे पास यहाँ P पॉइंट था, यहाँ मेरे पास S पॉइंट था, P और S में मेरा इक्विवेलेंट आ गया जिसकी वैल्यू आ रही है 6 पिकोफैरेड की। और उसके बाद बच्चे मेरा C5 कैपेसिटर लगा हुआ है,
फिर आ रहा है बी पॉइंट और यहाँ ए पॉइंट, ये C5 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 पिकोफेरेड की, और ये जो C1 है इसकी वैल्यू भी है 2 पिकोफेरेड की। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए और बी पॉइंट के क्रॉस ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में अरेंज्ड हो गए हैं। तो अभी सीरीज में अरेंज्ड होंगे तो हम इनका सीरीज का इक्विवेलेंट निकालेंगे, विच इज़ 1/C1 प्लस 1/CP प्लस 1/CS। तो चलिए इनका इक्विवेलेंट करें, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2, ये 1/CS आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक बार इसको। यहाँ हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बेटा 2, 6 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। सो 3 प्लस 1 प्लस 3 इज़ 1/CS। 3 और 3 6 और 1 7, सो 7 डिवाइड बाई 6 इज़ 1/CS, और CS का रेसिप्रोकल करेंगे। सो नाउ इट इज़ नाउ 6/7 पिको फैरेड। इस तरह से प्लीज़ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इसको अच्छे से समझ लेना एक बार दोबारा। C2 की भी एक प्लेट P पर आ रही है, C3 की भी एक प्लेट जिसको मैंने रेड से हाईलाइट करा उससे P पर आ रही है, और C4 की भी एक प्लेट देखिए इसी लाइन से P पर आ रही है। फिर C2, C3, C4 की एक एक प्लेट येलो वाले पाथ से S पे जा रही है, यानी मैंने इसको इक्विवेलेंट ऐसे बना दिया, सबकी एक प्लेट P पर एक प्लेट S पर, तो ये तीनों पैरेलल में अरेंज्ड हो गए। इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाला तो C1 और वो CP और ये CS C5 ये तीनों सीरीज़ में आ गए। तो फिर इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज़ वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सब बच्चे एक बार दोबारा ज़रूर प्रैक्टिस करोगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर is charged by a 100 volt battery. After some time the battery is disconnected. Capacitor is then connected to another 800 picofarad capacitor. What is electrostatic energy stored in the system? So यानी बच्चों ये वही कॉन्सेप्ट आ गया आपको कॉमन पोटेंशियल वाला जो कल के क्वेश्चंस में मैंने आपसे डिस्कस किया है। जब हम एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ देते हैं सो दोनों कैपेसिटर्स में चार्जेस का शेयर होने लगता है, बट ये शेयर तब तक चलता रहता है जब तक इन दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। मतलब कि इस C1 प्लेट का पोटेंशियल इस C2 के पहली प्लेट के बराबर आ जाए, C1 की दूसरी प्लेट का पोटेंशियल C2 की दूसरी प्लेट के पोटेंशियल आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये चार्जेस एक्सचेंज होना बंद हो जाते हैं। इस तरह से जब ये सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं तो उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। उसको हम कैपिटल V से शो करते हैं, और इसके फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्मूला से इनका सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालिए। सो C1 इज 800, V1 इज 100, C2 भी 800 है लेकिन V2 0 है क्योंकि उसने कहा है कनेक्टेड टू अनदर 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर। ये जो अनदर कैपेसिटर है कनेक्टेड इट इज़ अनचार्ज्ड, तो अनचार्ज्ड होगा तो इसमें पहले से कोई वोल्टेज या चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ इस V2 का वैल्यू हमें 0 लेना है। सो 800 इंटू 100 और नीचे डिवाइड करेंगे C1 प्लस C2 से, 800 प्लस 800 इज 1600। ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा 2 पे और ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा 50 वोल्ट पे। सो आपके यहाँ पे कॉमन वोल्टेज निकल जाता है बच्चे, कॉमन पोटेंशियल आपका निकल जाता है 50 वोल्ट का। अभी आपको निकालना है इस पूरे सिस्टम में कितना एनर्जी। अभी देखो C1 C2 दोनों पैरेलल में अरेंज्ड हैं, तो आप इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लो। C इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसा आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 800 इज 1600 पिकोफैरेड। अब आप इसमें एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला लगाओ। एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में हमारा फॉर्मूला रहता है बच्चे हाफ CV², हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V²। अभी बच्चों हमारे पास C इक्विवेलेंट कितना है 1600 पिकोफैरेड,
और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज लेना है अब जो ये कॉमन वोल्टेज आया जो कि 50 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। सो 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 हो जाएगा। अभी ये कैंसिल करेंगे, ये 800 पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 800 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 800 पिको, यहाँ पे पिको भी आ रहा है तो -12 लीजिए इंटू 2500। सो चलिए देखिए, अभी इस 8 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 200 हो जाएगा। फिर ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 10 रेज टू पावर 4 और फिर ये 10 रेज टू पावर -12 हो रहा है हमारे पास। सो 2 जीरो ये और 4 ये 6 हो गया और माइनस में 12 है। सो ये 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 जूल, ये हमारे पास इस पूरे सिस्टम में यहाँ पर एनर्जी स्टोर आ जाता है। तो आज के लिए आपको ये 4 न्यूमेरिकल्स दोबारा से करके देखने हैं बच्चों, और कल हम लेकर आएंगे कुछ और न्यूमेरिकल की सीरीज़ और फिर कॉन्सेप्चुअल की सीरीज़। तो थोड़े थोड़े करके आप इन न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में मैं इनका आपका एक डाउट सेशन कंडक्ट करूँगा सो दैट आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकें।